अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में समाअत की है और रिमार्क्स दिए गए हैं कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ही ना हो उसे कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। आज दौरान समाअत क्या रिमार्क्स रहे और आर्टिकल 225 का जो हवाला दिया गया वो इलेक्शन के हवाले से क्या कहता है, अपने पैनल की राय इस पे जान लेंगे। साथ ही साथ सवाल ये भी रखेंगे कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे हुकूमत के बजट अहदाफ पर IMF की जानिब से एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। वो क्या एतराज़ात हैं, इसके साथ साथ IMF की जो नई शराइत हैं वो क्या कह रही हैं और क्या इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। और ये भी सवाल होगा कि बजट अनाउंसमेंट में आखिर इतनी ताख़ीर क्यों है, असल वजह इसकी क्या है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसराइली बर्बरियत की बात करेंगे। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के 77% रकबे पर कब्ज़ा कर दिया है। ये कब्ज़ा बराह रास्त ज़मीनी दरअंदाजी, शहरी इलाकों में काबिज़ अफ़वाज की तैनाती, गैर मुनसिफाना जबरी बेदखली की पॉलिसीज़ और भारी बमबारी के ज़रिए फ़लस्तीनी शहरियों को उनके घरों, इलाकों, ज़मीनों और इमलाक तक रसाई से रोक कर हासिल किया गया है। दूसरी तरफ इसराइल पर आलमी दबाव भी है, लेकिन क्या आलमी दबाव इसराइल को कंट्रोल कर सकेगा? पैनल के सामने ये सवाल भी रखेंगे। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सज्जाद मीर साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो समाअत हुई है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो ये कि दौरान समाअत जो रिमार्क्स रहे उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करना क्या दुरुस्त फैसला था? देखिए, टेक्निकली तो जो अदालत का एक फ़ैसला, जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, वो एक सियासी जमात को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश थी। टेक्निकली तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता था। जिस तरह हमारा आइन कहता है, कानून कहता है, उसमें तो कतई तौर पर मुमकिन नहीं था कि एक सियासी जमात जिसने अपने निशान के ऊपर इलेक्शन ही ना लड़ा हो और आप उसको जो है वो भी सीटें अलाट कर दे जो उसकी नहीं थी। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर इलेक्शन से पहले जो है वो एक ख़ास मखसूस किस्म के हालात होते हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले भी हमने देखा, वो आप उसको इलेक्शन मैनेजमेंट कह ले, वो 2024 के इलेक्शन से पहले भी हमने देखा। पहले नून लीग के ख़िलाफ़ था, फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। तो जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला, उसमें बहुत सारी जो कानूनी सकम है जिसके अंदर आज अदालत ने जो है उसके ऊपर पॉइंट आउट किया है कि एक अगर आप इलेक्शन ही नहीं लड़ते उस जो सियासी जमात के वोट के ऊपर या निशान के ऊपर, तो फिर कैसे मुमकिन है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो सियासी जमात का हिस्सा बनते, ना कि एक ऐसी जमात का हिस्सा बन जाए जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थी। और दूसरी जो अहम बात है, जो उसकी पार्टी के सरबराह है वो खुद आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़े। तो टेक्निकली तौर पर तो ये मुझे लगता है कि ये इसमें तहरीक इंसाफ को जो फ़ायदा इससे पहले मिला था, 8 रुकनी एक अक्सरती फ़ैसला जो था, वो आने वाले दिनों में रिव्यू में शायद जो है तहरीक इंसाफ की फेवर में ना हो। और ये दो जजेस जो रिमार्क्स हैं वो उसी तरफ इशारा करते हैं कि जब आइन और कानून एक चीज़ को नहीं कहता तो आप किस तरह से वो अल्फाज, वो चीज़ें जो है वो कानून का हिस्सा बना देते हैं, आइन का हिस्सा बना देते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि ये एक रीराइट करने की जो है वो एक कोशिश थी आइन को। इससे पहले भी हमने देखा 2018 के इलेक्शन में इसी तरह के हालात थे, मखसूस हालात थे। नवाज शरीफ को जो है नाअहल किया गया, फिर उनकी जो उनको जो है पार्टी सदारत से हटाया गया। फिर हमने देखा कि उन्होंने जिन लोगों को सेनेट के टिकट्स दिए थे उनको आज़ाद करार दिया गया। तो अदालतें खुद इस तरह के मुतनाज़ा फैसले करती हैं जिसकी वजह से जो है अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। खास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शंस में शामिल ही नहीं थी, अब फिर किस तरह से मखसूस नशिस्तों की हकदार हो सकती है? आज दौरान समाअत के रिमार्क्स रहे हैं, आपको ये जो रिमार्क्स थे इनको किस तरह से आप देख रहे हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं फैसला होने वाला? एक चीज़ तो सबको याद रखनी चाहिए कि किसी भी अदालत में दौरान समाअत
کسی جج کے ریمارکس جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ریمارکس ہوتے ہیں. میں نے کئی عدالتوں میں اس طرح کے ریمارکس سنے جو کہ دوران سماعت یوں لگتا تھا کہ اس کا فیصلہ اس طرح آنے والا ہے، لیکن جب اس کا فیصلہ ہوا تو وہ بالکل اس کے الٹ تھا. حقیقت میں یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ججز اپنے ویژن کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اب اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں بالکل 100% کلیئر نہیں ہوتی، اور جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک قوت یا تھی یا ہے، ابھی تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکیں. اچھا، ابھی پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں ان میں یوں لگتا تھا کہ سپریم کورٹ سے یہ قوت بھی چھین لی گئی اور پارلیمنٹ کو حرف آخر قرار دے دیا گیا کہ جو وہ کہیں گے وہی حرف آخر ہوگا، اور ایسے لگتا تھا کہ سپریم کورٹ سے یہ تمام قوت یا ان کا یہ جو ایک استحقاق تھا وہ لگتا تھا کہ جیسے وہ لے لیا گیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کبھی کبھار تاریخ میں ایسے مواقع، ایسے موڑ، ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں جو نہ تو آئین میں کلیئر ہوتے ہیں، نہ ہی اس سے پہلے کوئی ایسا کسی ججز کا، کسی بڑی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو بطور پریسیڈنٹ استعمال کیا جا سکے. یہ معاملہ آپ دیکھیں کتنے عرصے سے آج تک یہ لٹکا ہوا ہے. اگر یہ 225C کے مطابق فیصلہ ہونا ہے تو پھر ہو کیوں نہیں جاتا؟ پھر درمیان میں کیوں اس کو روکا ہوا ہے؟ یعنی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اگر 2+2=4 ہے تو پھر 4 کہہ دیں. 4 کب نہیں کہتے؟ جب وہ چیز کلیئر نہ ہو. دیکھیں نا، تحریک انصاف کا کچھ اور موقف ہے، دوسری پارٹیوں کا کچھ اور موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تھے، بے شک وہ نشان پہ الیکشن نہیں ان کو لڑا. چلیے، اس کا کوئی پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ اب سامنے آ چکا ہے. سجاد میر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جب سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر رہے تھے تو انہوں نے کسی قانونی ٹیم سے یقیناً مشورہ تو کیا ہوگا. تب یہ سارے سوال ان کے ذہن میں نہیں تھے کہ بعد میں آنے والے وقت میں یہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ایک زمانے میں میں کوئی بچوں کے کپڑوں کی خریداری کے لیے کسی دکان میں گیا اور اس زمانے کے لحاظ سے کوئی 20 سال 25 سال زمانے کے لحاظ سے وہ 10-10 ہزار کے کوئی کپڑے تھے کہ جو عام طور پہ 200-300 2-4 ہزار میں بھی نہیں بنتے ہوں گے، اس سے کم بنتے ہوں گے. تو میں نے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اس میں ممتا کی قیمت بھی شامل ہے کیا؟ تو یہ جو 8 چیزوں کا جو فیصلہ تھا نا، اس کے بارے میں رائے یہی قائم ہوئی تھی کہ اس میں ممتا کی قیمت بھی شامل ہے. ان ججوں نے اس کے بعد جو فون کیے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اور خاندان کے لوگوں کو، اور پارٹی کے لوگوں نے جو باتیں کہنی شروع کر دی کہ نومبر میں جب قاضی فائزی صاحب جائیں گے پھر دیکھیے کیسی قیامت آتی ہے، اس سے اس فیصلے کو مشکوک کر دیا. تاریخ میں بہت کم فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ فیصلہ آنے کے بعد ملک کے بڑے قانون دانوں نے اسے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. دونوں لفظ استعمال کیے ہوں، اور اس فیصلے کے بارے میں یہ استعمال کیا گیا. میں اس ٹیکنیکل انٹرویو میں نہیں پڑھتا کہ وہ پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے الیکشن، سیدھی بات ہے تحریک انصاف نے تو آپ سے سیٹیں مانگی نہیں تھی، آپ ان کو سیٹیں دیے جا رہے ہیں. ممتا کی قیمت ہی دے رہے ہیں، اور کیا دے رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن یہی ہو کہ لوگوں نے یہ ووٹ ان کو دینا تھا، لیکن آپ کو حق کسی نے دیا ہے کہ آپ یہ ووٹ ان کو دے دیں؟ آپ کچھ بھی ہوں گے، آپ یہ ووٹ ان کو دیتے ہوئے آپ کو آخر آئین اور قانون کا دیکھیے. عدالتوں میں قانون چلتا ہے، انصاف نہیں چلتا. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی انصاف کے وسیع تر مفاد میں یہ کر دیا گیا، وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ نازک معاملات پر آپ قانون کو اس حد تک نہیں توڑ سکتے کہ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن ہی لڑا ان کو سیٹیں دے دی گئیں. پھر یہ ہوا کہ ان کی وہ سیٹیں ان کے پاس ہیں اور ان کا حلف اٹھا دی ہے، پارٹی کے ممبران نے ان کا حلف اٹھا کے ان کی شمولیت اختیار کر دی ہے. اب آپ کہتے ہیں دوسرا حلف اٹھا لو، تو اتنی کنٹرڈکشن اس میں پیدا ہو گئی. اچھا، اگر یہ کنٹرڈکشن نکال دی جائے اور کہا جائے کہ لوگوں کی نیت یہی تھی کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا پڑے گی. کیا یہ قانون کی انٹرپریٹیشن ہوگی یا ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو جا کے کسی بانی
पी टी आई से पूछना ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। पड़े। वाक़ई साहब, अगर हम मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात करें तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार बाखूबी निभाया है? हरगिज़ नहीं। देखिए, असल में तो ये काम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब वो अच्छा माने या बुरा माने और वो कहें कि जी आप तो तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, जिनका काम था जब वो काम नहीं करते तो फिर दूसरों को करना पड़ता है। सजाद मीर साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही है कि आप देखना ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। जैसे मैंने पहले हिस्से में ये बात की है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, कुछ मौक़े, कुछ मोड़ तारीख़ में ऐसे आ जाते हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके बारे क्लैरिटी नहीं होती कानून में। देखिए, कानून जो है वो इंसाफ की बेस पे बनता है। ये ठीक है कि अदालतों में कानून चलता है, इंसाफ नहीं चलता, लेकिन कानून इंसाफ की बुनियाद पर बनाया जाता है, वो कानून ही क्या जो इंसाफ ना दे सके। ये तो सारी दुनिया को रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह बात है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अदालतों में जितने फैसले होते हैं होते कानून के मुताबिक हैं, लेकिन उसमें इंसाफ भी शामिल होता है क्योंकि वो बेस्ड ऑन इंसाफ होता है वो कानून। अब यहाँ पे देखिए यही सूरत हाल है, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इंटरप्रिटेशन कर दे 225 की कि ये बात है और बिल्कुल एक क्लियर फैसला दे दे कि ये। अब ये जो कन्फ्यूजन फैली हुई है पूरी कौम के अंदर, खुदारा या कौमी असम्बली में इसको लेके चले जाएं, वहाँ उस पर डिस्कशन कोई करवा लें और कानून में तब्दीली करा लें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ चढ़ के कोई फैसला। भाई ऐसे मौके पे फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, फिर जजेस अपना वन स्टेप आगे अहेड हो और इस तरह के फैसले करें। क्या पूरी कौम को आपने कन्फ्यूजन का शिकार ठीक है आदिल साहब, आइन के आर्टिकल 225 की बड़ी बाज़गश्त हमने सुनी। आइन का आर्टिकल 225 तो ये कहता है कि किसी इलेक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या ये अप्लाई होता है इस पे? हाँ, पाकिस्तान में जो जितने भी इलेक्शन हुए सब पे सवाल उठे हैं। ये कौन सा नया अनोखा इलेक्शन है? जैसे मैंने पहले कहा था कि एक मखसूस हालात होते हैं हर इलेक्शन से पहले, और आइन और कानून में जो लचक है उस ताकतवर जो कुव्वतें होती हैं हमेशा उसी लचक का जो है वो फ़ायदा उठाती है और वक्त और हालात के हिसाब से जो है वो फिर उसको रीराइट भी कर देती है, फैसले भी करती हैं। नज़रिया ज़रूरत भी तो जजों ने इजाद किया था ना। नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर अब तक नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक ही तो फैसले होते रहे हैं। हर इलेक्शन के अंदर आप किसी पार्टी को इन करते हैं, किसी पार्टी को आउट करते हैं। कभी बंदयाल कोर्ट जो है वो इस तरह मुतनाज़ा फैसले देती है, कभी साकिब निसार कोर्ट जो है वो मुतनाज़ा फैसले देती है। तो ये तो सारा कुछ इसके जिम्मेदार तो खुद जजेस हैं, अदलिया है। अपने इदारे की तौकीर किसने खराब की है? आप क्यों एक पार्टी को जो है आउट ऑफ द वे जाके जो है वो जब देंगे, फायदा देंगे, तो फिर आप अपने आप को खुद मुतनाज़ा कर रहे हैं। अदालतों का काम, जजों का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो आइन और कानून क्या कहता है उसके मुताबिक फैसला करें। अदालतों का काम बिल्कुल यह है, सुप्रीम कोर्ट का काम, कि वो तशरीह करे, लेकिन ऐसी तशरीह करे कि 62 की तशरीह वो जो है ना अपने ऐसे करे कि उसको रीराइट कर दे कानून को। या ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो एक आईनी इदारा है। किसने रोका था तहरीक इंसाफ को कि वो अपने इलेक्शन जो है वो जो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ना करे? जितने इलेक्शन अब तक तहरीक इंसाफ ने कराए हैं वो मुतनाज़ा है। अब तक जो है वो उनके इलेक्शन का मामला जो है जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, कौन सा इलेक्शन उन्होंने दोबारा करवा लिया? अभी भी जो इलेक्शन करवाए। सजाद मीर सर, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? स्पेसिफिकली मखसूस नशिस्तों के मामले में आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल प्ले किया है? असल में इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का रोल प्ले करना बड़ा मुश्किल है। आज तक कभी किया नहीं। बड़े बड़े अच्छे नामवर किस्म के जज आते रहे हैं। पिछला जज जो इब्राहिम क्या नाम था उनका, वो बहुत ईमानदार जज थे। जस्टिस सजाद जान बहुत अच्छे। लेकिन किस्सा ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन बेचारा कुछ नहीं कर सकता। निज़ाम ही ऐसा बना हुआ कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, वो कानून के लोग हैं, कानून की इंटरप्रिटेशन जिस तरह चाहे करें, लेकिन मैं एक अदब का और लसानियात का तालिब इल्म हूँ और इसकी हैसियत से मैं बड़ी वजाहत के साथ कह सकता हूँ कि इंटरप्रिटेशन का वो मतलब नहीं है कि आप रीराइट कर दें किसी चीज को। ये मतलब किसी असूल के तहत, जुबान के किसी भी दस्तूर के तहत नहीं किया जा सकता।
अदालत ये कर दे, अदालत फैसला कर दे, पार्टी ये कर दे, पार्टी वो कर दे, वो जो चाहे कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि इंटरप्रिटेशन के वो माने नहीं लिए जा सकते जो लिए गए हैं, और इसमें अगर सकम रह गया है हमारे आइन में, हमारे कानून में, तो उस सकम को दूर करना जो है वो पार्लियामेंट का काम भी है, हमारे अदारों का काम भी है, अदालतों का काम है, अदालतों का काम ये। लेकिन इस तरह नहीं है कि वो हर चीज तलपट हो जाए, हर चीज हो जाए कि एक आदमी एक बार हलफ उठाए, दोबारा फिर हलफ उठाए। एक आदमी जो है वो उसने अप्लाई ना किया और उसको रिलीफ दे दिया जाए, ऐसा तो कभी यानी सुनने में नहीं आता। और फिर उसके बाद उसका चर्चा किया जाए, अपने अजीजों रिश्तेदारों में चर्चा किया जाए कि ये हो गया है। इससे ये बात ठीक कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम को खुद अदालतों ने तबाह कर दिया है, और अदालती निज़ाम का बिल्कुल और उसमें बहुत से जज ये नतीजा निकला है कि लोगों का एतमाद जो है वो अदालतों पे नहीं रहा, और कानून के हवाले से हमेशा बहुत से सवालात उनके जहन में आते हैं, और आम आवाम यही कहती है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता अदालतों में। आदिल साहब, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। तमाम मामला अपनी जगह है, लेकिन ख़बरें ये भी हैं कि चेयरमैन PTI की जो रिहाई का मामला है, र्यूमर्स इस हवाले से हैं कि कुछ मफाहमत चल रही है और कोशिश की जा रही है कि एक ग्रुप बाहर से आया हुआ है वो मफाहमत करेगा बानी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच। कितनी सच्चाई है इसमें, और ऐसा लग रहा है आपको ईद के बाद कुछ सिचुएशन बदलने वाली है? तहरीक इंसाफ के बानी की गारंटी कौन देगा कि वो अपना जो वादा करेंगे वो उस पर जो है वो वफा भी करेंगे, वो उस पर कायम भी रहेंगे, जो उनसे डिमांड की दी जाएगी वो उससे पूरा भी करेंगे। वो जो मकबूलियत का खुमार बानी PTI के ऊपर चढ़ा हुआ है, जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उस खोल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वो अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, कुछ तब्दील नहीं हो सकता। किसी के जो है वो सालसी जो है वो काम नहीं आ सकती। हाँ, जब अगर वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, टेबल पे बैठते हैं, जो चीजें तय होती हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तरफ वो बात करते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, और दूसरी तरफ वो ये पूरी दुनिया को तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हम कोई डील नहीं कर रहे, जो भी फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए थे तो बाद में फिर अदालतों ने उन्हीं फैसलों को वापस लिया था ना। तो अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं तो वो एक डील होगी, आप उसको चाहे माने ना माने। आपके खिलाफ जो केसेस इस वक्त अदालतों में हैं, उनके जो भी फैसले इस वक्त जो फैसले आए हैं और बाद में जो फैसले आएंगे, तो वो किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं नामुमकिन है। पाकिस्तान की तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल वाक़ई साहब, कुछ टर्म्स होती हैं जैसे स्ट्रेटजी हो गई, जैसे हिकमत अमली हो गई। जब आपने कुछ अपना काम निकलवाना होता है ना, तो ये भी सियासत का हिस्सा है कि आपको कुछ गुर आने चाहिए सियासत के। बानी PTI को ये गुर नहीं आते, या वो ये आजमाना नहीं चाहते, या वो समझते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो वो जो बयानियां उन्होंने बनाया हुआ है और वो जो मकबूलियत है उनकी, वो इससे कम हो जाएगी। देखिए, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये जो बात हो रही है बार बार कि जी अगर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर और बातें कर लें और उनकी बात मान लें, तो इसका मतलब है कि बानी PTI को जेल में सिर्फ इसलिए रखा गया है। इसका वाज़े मतलब तो फिर ये है ना, उसको गैर कानूनी तौर पर अंदर रखा गया है कि अगर वो बात मान ले तो वो बेगुनाह साबित हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। नहीं आदिल साहब, ये बात नहीं है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के बाद तो फिर इसका मतलब अदालतों के सारे फैसले हो जाएंगे और उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। फिर इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। अदालतों के फैसले हमेशा से कंप्रोमाइज रहे हैं जी, तो फिर यूं कहे ना, तो फिर यही यूं कहे ना कि फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको बात माननी पड़ेगी, उनको झुकना पड़ेगा। अगर वो राइट पर भी है फिर भी उसको झुकना पड़ेगा, और अगर वो गलत है तो भी उसको झुकना पड़ेगा। ना ये कोई कानून है, ना कोई ये इंसाफ है, ना कोई ये सिस्टम है। इस तरह नहीं होता भाई। उसको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आप अंदर रखें, उससे पूछें, वो कहे जी यहाँ मैं गुनाहगार हूँ, यहाँ मैं बेगुनाह। रूल ऑफ लॉ को कानून भी तो चीज होती है ना। चलें दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करें। सजाद साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आप क्या से है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम बहस कर रहे हैं एक बानी PTI, एक सियासतदान के बारे में, और इस मुल्क के बारे में कि छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, जबकि सूरत हाल ये है कि हम इतनी सख्त सूरत हाल से गुजर चुके हैं कि मुल्क का वजूद खतरे में पड़ गया था। इतना सख्त यानी कि और जंग लड़ी है कि हम दुनिया के हथियारों की कीमतें का फर्क पड़ गया। फ्रांस के हथियारों की कीमतें गिर गई, चीन के हथियारों की कीमतें बढ़ गई, और इतनी बड़ी जंग 3-4 दिन के अंदर लड़ी गई कि तारीख में कब पहले हमारी बात का एतबार नहीं दुनिया करती थी, अब एतबार भी करने लग गई है। इतनी बड़ी बात हो गई जहां सारे लोग इकट्ठे भी हो गए, और उसके बावजूद हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं,
کہ نہیں ہو سکتے, مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور بھائی یہ ایک نارمل روٹین ہے. اب ملک کا نظام چل رہا ہے, اس میں دیکھنا یہی ہے کہ کسی کو ناانصافی نہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو جائے, ورنہ اب یہ ہمارے ایشو نہیں ہے. ہم بہت آگے جا رہے ہیں, ہمارے اکنامک ایشو اتنے بڑے آگے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بجٹ بناتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہمارا ٹاپک بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ ہے, اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے اب آگے نکل جانا چاہیے اور قانون کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. ناظرین, ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات کر لیتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے اور کچھ بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈیٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا کہ بجٹ 2 تاریخ کو دیا جائے گا, پھر 7 اور اب 10 تاریخ ہو گئی ہے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ڈسکشن ہے جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کچھ ڈسکشن چل رہی ہے. عادل صاحب, آئی ایم ایف نے مزید قرضوں کے حصول کے لیے کچھ شرائط بھی رکھ دی ہیں. اب ان پہ کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو مائکرو مینجمنٹ ہے معیشت کی, اس کو بھی آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چل کیا رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان؟ دیکھیے, پاکستان اور آئی ایم ایف, ظاہر سی بات ہے, آپ کو ایک قرضے لیا ہوا ہے آپ نے, آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, تو ان کی جتنی بھی آپ نے جو معاملات کرنے ہیں, جو ریلیف دینا ہے, جیسے پرائم منسٹر نے بجلی کے اوپر ریلیف دیا تھا, اس وقت منظوری سے دیا تھا آئی ایم ایف کی, لیکن اس کو مزید کنٹینیو رکھنا ہے تو اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کا آبجیکشن ہے. آئی ایم ایف کے جو آبجیکشن ہیں وہ آپ کی ریونیو کلیکشن کے اوپر ہے. گو کے جو ریونیو اس وقت ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ ڈبل فگر, یعنی کہ جو ماضی کی نسبت زیادہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ ڈبل فگر, یعنی کہ جو ماضی کی نسبت زیادہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر بہت ساری جو ہے ریزرویشنز ہیں کہ وہ آپ نے جو ٹارگیٹ سے اس کو اچیو نہیں کیا. پھر ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں, اور موجودہ جو حالات ہیں, جو جنگ پاکستان اور بھارت کی ہوئی ہے, اس کے بعد جو ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ایک ڈیفنس بجٹ کو بڑھانے کی تقریباً 40% ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ بجٹ جو بڑھائیں گے تو اس کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا, تو کہاں سے وہ پیسے آئیں گے؟ تو آئی ایم ایف بیسیکلی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں جو حکومت کوشش کے باوجود جو ہے وہ نہیں کم کر رہی, انہوں نے کوشش بلکہ کیا کی ہے کہ انہوں نے ایک جہاز جتنی جو ہے وہ کابینہ بٹھا دی ہے, جس میں بہت سارے جو وزراء ہیں ان کے جو پورٹ فولیو ہیں وہی ان کے پاس نامکمل ہیں. تو اس طرح کے حالات میں آپ کس طرح سے اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کر سکتے ہیں؟ تو آئی ایم ایف تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو باقی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کریں, عوام کو ریلیف دیں. اب ایک ڈیمانڈ اس وقت جو پیش کی جا رہی ہے کہ جو پینشن ہے وہ 37,000 جو ہے فی کس کی جائے, جو مزدور کی کم از کم سیلری آنے والے بجٹ میں ہو سکتی ہے اس کے مطابق کی جائے, تو وہ اس کے اوپر بھی آپ کو $1 ٹریلین چاہیے اس پینشن کو دینے کے لیے, کیونکہ صرف وہ سیویلینز نہیں ہیں, اس میں باقی جو ادارے ہیں ان کے پینشنرز بھی ہیں. تو یہ ایک ملٹیپل کوسچنز ہیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ ٹیک اپ کیے گئے ہیں. بالکل ایسے اب سوال یہ ہو سکتا ہے سجاد صاحب کہ یہ جو کوسچنز ہیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, یہ جو ڈیمانڈز ہیں یا پھر وہ جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کی, کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم وہ تمام ریکوائرمنٹس اور ان کی ڈیمانڈز جو ہیں ان کو پورا کر سکیں؟ دیکھیں, جو پینشن کا مسئلہ ہے نا جی, یہ تو ایک اچھا مسئلہ تھا جو برطانوی حکومت ہمیں دے گئی تھی کہ آدمی ریٹائر ہونے کے بعد بھی کچھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اور ہمارے ہاں پینشن کا جو بڑا معاملہ ہے وہ تو ہے ہماری فوجیوں کی پینشن. اور فوجیوں کی پینشن ان کو کوئی ہم خیرات نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کو کوئی فیور نہیں کرتے, بلکہ دنیا بھر میں چونکہ فوجی جلد ریٹائر ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو اس بات کا انتظام کیا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن دی جائے. باقی سروسز میں پینشن ہے, کوئی اتنی بڑی پینشن نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ ہم بہت. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے بات سے چلتی ہے, یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف خاصی حد تک ہم سے مطمئن بھی ہے, اور وہ اس کو پتہ ہے کہ جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ نہیں کر پا رہے, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, حکومت کرنا چاہتی ہے لیکن کر نہیں سکتی. مثلا ٹیکس لینا چاہتی ہے, تمباکو انڈسٹریز ٹیکس لینا چاہتی ہے. یہ صرف 2 فرمیں ایسی ہیں, 2 ادارے ایسے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. باقی سگریٹ کی قیمت جو ٹیکس سے بھی زیادہ ہے اس سے کم قیمت پر سگریٹ مارکیٹ میں بکتے ہیں, اور 300 ارب روپے جو ہیں
वो टैक्स खा जाते हैं, आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। तो ये सूरत हाल जरी मईशत पे भी आपको है, आप उनसे नहीं ले सकते, आप रिटेलर से नहीं ले सकते, खड़ा हो जाता है जी कि हम मारे गए, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इन सारी चीजों को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और ये रैशनलाइज करना हमारे मफाद में है, हमारे फायदे में है, और मेरा ख्याल में इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। लेकिन वागा साहब, स्ट्रीमलाइन कब किया जाएगा? मतलब अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है किसी चीज़ का? देखिए, एक बात तो जो मैं आपको बड़ी क्लियर बताने लगा हूँ कि IMF की पाकिस्तान के ऊपर इस तरह मुकम्मल नज़र है, उनको पाकिस्तान के अंदर होने वाली करप्शन के बारे बहुत बड़ा एतराज़ है। आपका FBR, आपके दूसरे कई इदारे जो सालाना अरबों रुपए की करप्शन में डूबे हुए हैं, IMF जो है वो इस बात को ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह रहा, लेकिन हर मीटिंग में वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि आपके मुल्क के अंदर एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरे आपके गैर तरक्याती अखराजात जिनका अभी जिक्र आदिल साहब कर रहे थे। आप देखें, जहाज़ी काबीना और फिर आए रोज़ MNAs, MPAs, मिनिस्टर, उनकी तनख्वाहों में कई कई गुना इजाफा, उसके अलावा भी हमारे दूसरे इदारों की जो तनख्वाहें हैं और नॉन प्रोडक्टिव जो काम है वो हुकूमत बहुत ज़्यादा कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ करने वाले जो तरक्याती मंसूबे हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आप, उस पर अरबों खरबों रुपया लगा देते हैं। हुकूमत ये क्यों करती है? सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने ये काम किया है, उनको वो बिल्डिंग्स नजर आए, उनको वो काम नजर आए। आप कह रहे हैं कि IMF का एक पूरा कंट्रोल है, तो फिर क्या हम इस काबिल नहीं है कि अपनी मैशत को चला सकें कि IMF ने अब जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी उन्होंने करनी है, और उनको हमारी ईची बीची का पता है? जी यकीनन, अगर हम उनको माइक्रो मैनेजमेंट नहीं देंगे तो वो हमें पैसे नहीं देंगे। ये शराइत वो पहले रख चुके हैं कि हमने आपका एक एक स्टेप आपका चेक करना है, आप ये पैसा कहाँ डाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और इस दफ़ा जो मुश्किलात आ रही हैं, अब ये जो बजट 10 तारीख को गया है, इसकी क्या बड़ी वजह है? एक तो वो बातें नहीं मान रहे, दूसरा आपका हदफ ही पूरा नहीं हो रहा, जितना वो टैक्स कहते हैं उतनी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। दूसरी तरफ हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को रिलीफ देना चाहती है, बिजली के बिलों को, गैस के अगला सवाल मेरा यही होगा, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। आदिल साहब, अगला जो तरक्याती बजट आने वाला है, आपको लगता है कि अब 10 तारीख को ये बजट पेश कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ क्या आवाम के लिए रिलीफ हम एक्सपेक्ट करें इसमें? मेरा तो नहीं ख्याल है। अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, अगर आप डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पे वो 40% बजट आपने कहीं से तो उसको लेना है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टैक्स का निज़ाम ही सबसे बड़ा जो है वो इशू है। आपने चंद जो सैलरी पर्सन है, यानी कि जो एक वो ही एक क्लास है जो सारे फंसी हुई है, जो टैक्स पहले देती है उसको तनख्वाह बाद में मिलती है। जो यहाँ पर बिजनेसमैन है, जो कारोबारी तबका है, वो टैक्स चोरी में मुलव्वस है। और हमारा जो सिस्टम है वो अभी तक उन लोगों को काबू ही नहीं कर सका है, क्योंकि माफियाज बैठे हैं ना। आप किसी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, आप कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं तो एहतजाज शुरू हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, सनतकार अपना एहतजाज शुरू कर देते हैं, ताजर अपना एहतजाज शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर असल में हम पॉलिटिकली इतना ब्लैकमेल होते हैं अपने वोट बैंक को लेकर, तो जब तक हुकूमत अपनी वेल नहीं दिखाएगी, जब तक उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएगी जो अरबों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, और जो है वो उसका बर्डन जो है वो आवाम में उठा रही है, उस वक्त तक तो पाकिस्तान के मसाइल किसी भी सूरत में जो है वो हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए जरूरी तो ये है कि वाले बजट पे, और यही हम कंसीडर करें कि आम आदमी पे ही बम गिराया जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी सिर्फ IMF से हमारा झगड़ा नहीं है, कुछ हमारे अपने प्रॉब्लम भी हैं। आपकी मीटिंग्स होनी है जो जिसमें वज़ीर आज़म को भी होना है, वो दौरे पर हैं, वो दौरा लंबा कर रहे हैं। ईरान शामिल नहीं था, वो ईरान में शामिल हो गया है, और हम दूसरे कामों में भी लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से बजट में कुछ ताख़ीर हो रही है। लेकिन यकीनन ये बात है कि IMF के साथ हमारे मसाइल जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रहे, और हमें उसको हर मौके पर हम किसी ना किसी तरह से निकल जाते हैं। अब भी शायद निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, और वो कर लेना हमारे फायदे में है। अब तंबाकू इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लग रहा, आपने वो रियल एस्टेट पे लगाया तो वो कहते हैं कि चीख उठे हमारे
एस्टेब्लिशमेंट के लोग के हमारे लोगों का कारोबार ये है, और कुछ जरी मईशत के लोगों पर टैक्स लगा तो उनसे टैक्स नहीं लगा, उनसे हिसाब पूछा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वाक़ई साहब, हर हुकूमत जब आ रही होती है ना तो सबसे पहले वो ये बात करती है कि हम आने के बाद IMF से छुटकारा हासिल करेंगे। आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या दूर में IMF से छुटकारा हमें मिल सकता है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मौजूदा हालात को देखते हुए, और ये कई सालों से हम सुन रहे हैं। हर हुकूमत, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जी बस हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे और हमारे पास इतने प्लान्स हैं, हम अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर लेंगे। सारी दुनिया देख रही है कि कौम किस तरह अपने पाँव पर खड़े हो रही है। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हम पे ज़रा भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। यकीन जाने वो इस तरह उसने पंजे गाड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि यूं लगता है पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, कमांड कंट्रोल उनके हाथों में। ज़ाहिर है वो पैसे जो वो दे रहे हैं एक एक धेले का वो हिसाब ले रहे हैं। कोई बंदा हुकूमत से ज़रा ये पूछ के बताए कि आप ये बताएं कि आपने इस अरसे में कौन सा वो सही टैक्स लगाया है जिससे IMF खुश हो जाए। आपने ऐसे ऐसे सेक्टर्स पे टैक्स लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो तरक्की या डेवलपमेंट या कोई शोबा जो बढ़ रहा था वो सारे का सारा कोलैप्स कर गया। IMF कहते हैं भैया आपकी क्या पॉलिसियां हैं, आप मुल्क के अंदर से टैक्स कलेक्शन कर ही नहीं पा रहे, हमसे आप पैसे मांगते हैं। बेसिकली हम उस पोजीशन पे हैं कि हम कोई बात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब की बात याद आ रही है कि बेगर्स कांट बी चूजर। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। नाज़रीन ब्रेक पे जाने हैं, वापस आएंगे तो गज़ा की सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइली फ़ौज ने तकरीबन गज़ा के 77% रकबे पर काबू हासिल कर लिया है और ये कब्ज़ा कर चुके हैं। वो जिस तरह से भी कब्ज़ा किया, जिस हठधर्मी के साथ कब्ज़ा किया, लेकिन रीसेंट जो अपडेट है कि इतवार की रात एक स्कूल पे जहाँ पे निहत्ते लोग पनाह लिए हुए थे वहाँ पे भी बमबारी की गई है और शहादतें वहाँ पे 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि आग दहक रही है और एक छोटी बच्ची आग से बचने की कोशिश कर रही है। ये वो मनाजिर हैं जो हमारे दिलों को दहला देते हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है और अभी भी मुस्लिम उम्मा ने नहीं जागना। आदिल साहब, सवाल ये है, मुस्लिम उम्मा की तो हमने बड़ी दफ़ा बात कर ली कि मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर इसराइल 77% रकबे पर कब्ज़ा हासिल कर चुकी है तो फिर जो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था वो पूरा होने के करीब है उनका। देखिए, मुस्लिम ममालिक अगर कबूतर की तरह आंखें बंद रखेंगे तो यकीनी तौर पे वो दिन दूर नहीं है कि ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बुरा किरदार मैं ये समझता हूँ कि जो ममालिक हैं वो सऊदी अरब है, कतर है और UAE है, जो इस पर इन्फ्लुएंस अपना कर सकते थे, जो ट्रंप के दौरे के दौरान ये शर्त रख सकते थे कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो जो सरमायाकारी आपके साथ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके बदले में जो है आप फ़लस्तीनियों की जान खलासी कर दें। लेकिन उन्होंने अपने मफादात को ज़्यादा अजीज़ रखा, मुकद्दम रखा। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, जब तक 2 रियासती हल जो है वो पेश नहीं होता, जब तक पूरी दुनिया जो है वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं करती, इस वक्त तक तो ये सूरत हाल का सामना इसी तरह करता रहेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ईरानी सदर के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ा अल्फाज में जो है गज़ा में होने वाले जो मज़ालिम है उसकी मजम्मत भी की है और ईरान के और पाकिस्तान ने इस चीज़ का इयादा भी किया है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान की जो इस तरह की मजम्मत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि जो इसराइल जितनी वहाँ पर जो नस्ल कशी कर रहा है उसका हाथ रोकना है, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पर सूरत हाल जो है बेहतर हो सके। और इसमें अमेरिका को भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह बेदर्दी के साथ एक तरफ वो अखलाकियात के दर्जे जो है वो पूरी दुनिया को सबक देता है, वो यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जिस तरह से यहाँ पर कत्लो गारत हो रही है, नस्ल कशी हो रही है, इस पर उसकी मुकम्मल खामोशी जो है वो एक तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि इस तरह से इंसानियत का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो कत्ल आम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। वाक़ई साहब, UAE, कतर, सऊदी अरब अगर चाहता तो क्या ये जंग नहीं रुकवा सकता था? क्या फ़लस्तीनियों की मदद नहीं हो सकती थी? इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपने मफाद की खातिर सिर्फ अब मजम्मती बयान आ रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। बात तो अब इससे बहुत आगे निकल चुकी है। जंग रुकवाना तो दूर की बात है,
वहाँ देखें कितनी बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, मर रहे हैं नहीं। आप देखें वहाँ रोज़ कितनी लाशें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं और वहाँ क्या तूफान मचाया हुआ है इस्राइलियों ने। लोगों का जलाना, बच्चों का जलते हुए देखना एक न्यू नॉर्मल उन्होंने बना दिया है। लोग पागल हो गए हैं, लोगों का दिमाग शल हो गया है। भाई हम सारा कुछ अमेरिका पे क्यों डालें, वो तो गैर मुस्लिम है, उनको क्या तकलीफ है हमारे फ़लस्तीन भाइयों की। ये काम सिर्फ मुस्लिम उम्मा का है, सिर्फ इन 3-4 रियासतों का नहीं, उसमें पाकिस्तान, ईरान, दूसरे तमाम ममालिक जो हैं, शाम है, यमन है, जो वो दोस्त हैं उनके दुश्मन है, ये अलहदा बात है। सऊदी अरब का अहम किरदार है, बिल्कुल यूएई का अहम किरदार है, बहरीन का बहुत अहम किरदार है। ये सब लोग खामोश हैं, तो मुझे बताइए गैर मुस्लिम दुनिया क्यों खड़ी होके उनकी मदद करेगी। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि इन निहत्तों को और मारो, और इसराइल की ये पुराना ख्वाहिश, उसकी पुरानी ख्वाहिश है ये कि मैं पूरे का पूरा ये जो गज़ा है इसको मैं खा जाऊं, और 77% हिस्सा तो उससे निगल लिया है। अब थोड़ा सा फ़लस्तीन जो इस वक्त हम खबरें सुन रहे हैं उनके मुताबिक वो रह गया है। वो किसी भी वक्त एक और बड़ा हमला करेंगे और खस कम जहां पाक हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इसराइल जो है मुकम्मल उस पर कब्जा कर लेगा। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो बाद में मजम्मतें करती रहे। जैसे अब तमाशा देख रही है तब भी तमाशा देखेगी, जैसे अब मजम्मत कर रही है तब भी मजम्मत करेगी। आदिल साहब, इससे पहले लग रहा था कि जो आलमी दबाव है उसका कुछ असर थोड़ा बहुत इसराइल पे शायद हुआ है, लेकिन आलमी दबाव का तो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से दबाव डालना चाहिए वैसे दबाव डाला ही नहीं जा रहा। देखिए, अगर कोई दबाव, जैसे मैंने पहले कहा कि डाल सकता था तो अरब वर्ल्ड डाल सकता था ना, जहाँ पे ये सूरत हाल जो है, उन्होंने एक तरफ ईरान को एंगेज कर लिया, बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, दूसरी तरफ जो बाकी 3 ममालिक हैं जो असरअंदाज हो सकते थे उनको ट्रेड के चक्कर में जो है उसने एंगेज कर लिया है। उसने वो आवाज़ें जो उसके हक में, फ़लस्तीन के हक में उठ सकती थी, उन आवाज़ों को अपनी तरफ एंगेज कर लिया है अब, और मफादात के आगे जो है वो बाकी लगता है जैसे है कि वो बेबस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है, अल्लाह ही जो है वो फ़लस्तीन की और जो गज़ा में जो जारियत है उसके ऊपर कोई अपना करम कर सकता है। अदरवाइज तो इस वक्त तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि जो इसराइल के इरादे हैं, जो अमेरिका की सरपरस्ती है, जिस तरह से अब वो लगता तो ऐसा ही है कि वो अपने मकासद जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसका अंजाम यकीनी तौर पर बहुत बुरा होगा अगर गज़ा के जो ख़त्म कर दिया जाए, मुकम्मल फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे ये सिर्फ कब्ज़ा होगा, पूरी दुनिया के अंदर जो है कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन ऐसा आएगा जिसको बाद में फिर जो है अमेरिका जो है वो सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा कि क्या हुआ और फिर वागा साहब ये भी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा ना कि मुसलमान कहीं पे भी मौजूद हैं, कोई भी मुल्क उठ के उन पे कहीं पे भी दबाव डाल सकता है। उन्हें पता है कि इनमें यूनिटी नहीं है, मुसलमानों को हम दबा सकते हैं और कब्जा हासिल कर सकते हैं उनकी सरजमीन। ये बात सऊदी अरब को भी सोचनी चाहिए, ये बात यूएई को भी सोचनी चाहिए। आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा अगर आज फ़लस्तीन की कोई मदद करने को नहीं आ रहा ना। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि देखा हमने एक गज़ा जो आपका बैतुल मुक़द्दस, जो कितनी मुकद्दस तरीन जगह है मुसलमानों के लिए, वो खा गए। उन्होंने मलिया मेट कर दिया, उन्होंने वहाँ मस्जिदें शहीद कर दी, अस्पताल शहीद कर दिए, बच्चों के स्कूल तबाह बर्बाद कर दिए। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बमबारी की जाए? आप देख लें, फौजी तनसीबात पे तो चलें कोई कर ले तो मान लेते हैं ना कि फ़ौज के दरमियान में कोई एक जंग है, लेकिन ये अवाम को जिस तरह उन्होंने मिलिया मेट किया है, जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। मैंने कई दफ़ा कहा कि आज अगर गज़ा वापस भी आ जाए तो वो किस तरह रीबिल्ड होगा, किस तरह वो सारा कुछ होगा। कितने लोग जो शहीद हो गए हैं, माओं की गोदें उजड़ गई हैं, अब सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हैं, माओं से बच्चे छिन गए, लेकिन हम लोग आराम से ख्वाब खरगोश की तरह बैठे हैं, हमें परवाह कोई नहीं। हम पूरे मुसलमान खामोशी से सारा कुछ देख रहे हैं, खामोशी से हम तमाशा देख रहे हैं। मेरे ख्याल में हम बहुत सख्त दिल और बेहिस लोग हैं जो तमाम तर सूरत हाल गज़ा की देख रहे हैं, फिर भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मज़े से अपने काम कर रहे हैं और रात को मज़े की नींद सो रहे हैं। हमें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।